हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? एक्सपोनेंशियल फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, y बराबर k इंटू एक्स के पावर इवन और y इज इक्वस टू k इंटू एक्स के पावर ऑड का हमने ग्राफ पढ़ा था, ठीक है। चलिए आज हम लोग लॉगरिथम देखते हैं। लॉगरिथम, लॉग का नाम आप लोग सुने होंगे। क्या है लॉग, हम लोग यहाँ पे समझते हैं। पहले कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और उससे हम लोग समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि 2 का पावर x इज इक्वस टू दे दिया आपका 2, तो बोलेंगे x बराबर क्या होगा, तो बोलेंगे x बराबर आपका 1 होगा। मान लेते हैं 2 का पावर x बराबर आपका 4 दे दिया, तो आप क्या बोलोगे, x का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, बोलेंगे 2 2 जा 4 होता है, 4 को लिखेंगे 2 का पावर 2, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 2। यदि 2 का पावर x इज इक्वस टू 8 दे दिया, तो x का वैल्यू आप क्या बोलोगे, x का वैल्यू होगा 3, मतलब 2 का पावर 3 8 होता है ना। यदि दे दिया 2 का पावर x इज इक्वस टू 32, तो क्या लिखोगे, x बराबर 5 लिखोगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पावर को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, है ना, पावर को इक्वेट करते हैं। तो जैसे कि इफ दे दिया, बोलेंगे 2 का पावर x बराबर 2 दिया, x का वैल्यू हम लोग मज़े में लिख सकते हैं। 2 का पावर x बराबर 4 दे दिया, x बराबर 2 हम लोग मज़े में आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 2 का पावर x बराबर 8 दे दिया, x का वैल्यू हम लोग बोलेंगे कि 3 होगा। 2 के पावर x बराबर 32 दे दिया, तो x का वैल्यू हम लोग 5 एकदम मज़े में लिख सकते हैं, कोई टेंशन की बात यहाँ पे नहीं है। लेकिन यदि आपको दे दिया कि 2 का पावर x इजकल टू 3, तो x का वैल्यू क्या होगा, व्हाट। तो इस कंडीशन में x का वैल्यू निकालने में बहुत परेशानी होता है ना, यानी कि आपको पावर को इस कंडीशन में इक्वेट करने में दिक्कत होगा। क्या लिखोगे, x का वैल्यू क्या होगा, जिससे कि 2 का पावर x बराबर यहाँ पे 3 हो जाए। तो इस कंडीशन में हम लोग x का वैल्यू लिखने में बहुत ही परेशानी होगा। तो लॉग एक टेक्निक बनाया गया जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, पावर को इक्वेट करके लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे log 3 टू द बेस 2। क्या लिखेंगे, log 3 टू द बेस 2। पढ़ेंगे क्या इसको, log 3 टू द बेस, है ना, 2, है ना। पढ़ते ये हैं log 3 टू द बेस, है ना, log 3 टू द बेस 2। बेस को हम लोग थोड़ा सा नीचे में लिखते हैं और छोटा करके लिखते हैं, ध्यान देंगे, है ना। log 3 टू द बेस 2 पढ़ते क्या हैं, log 3 टू द बेस 2 पढ़ते हैं। बातें क्लियर है ना। तो उसी तरह से मान के चलो कि आपको दे दिया कि 2 के पावर x इज इक्वस टू 5, तो x का वैल्यू आप लोग क्या लिखोगे, बोलेंगे log 5 टू द बेस 2। इसका मतलब, इसको पढ़ते हैं log 5 टू द बेस 2, है ना। इसका मतलब होता है 2 का कितना पावर 5 होगा वही x का वैल्यू होगा। 2 का कितना पावर 5 होगा वही x का वैल्यू होगा। 2 का कितना पावर 5 होगा वही x का वैल्यू होगा। और लॉग के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं पावर को इक्वेट करके लिखते हैं। जैसे कि मान के चलो कि हमको दे दिया 3 के पावर x बराबर 4, तो बोलेंगे x का वैल्यू क्या होगा, तो लिखेंगे x बराबर हो जाएगा log 4 टू द बेस 2। जिस पे पावर होता है उसको हम लोग बेस में यहाँ पे चला जाता है। उसी तरह से मान के चलो दे दिया 5 का पावर x इज इक्वल टू 8, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू log 8 टू द बेस 5, ठीक है। तो ये log 8 टू द बेस 5, मतलब log एक तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग, है ना, जिसके माध्यम से हम लोग पावर को इक्वेट करके लिखते हैं, है ना। पावर को इक्वेट करके लिखते हैं, log एक तरीका बन गया, है ना। तो log कुछ नहीं है, एक तरीका है जिससे कि हम लोग पावर को इक्वेट करके लिखते हैं, है ना। पढ़ते क्या है, log 8 टू द बेस 5, मतलब क्या होता है, x का कितना पावर 8 हो वही इसका वैल्यू होगा, है ना। log x का कितना पावर 8 वही इसका वैल्यू होगा। लॉ, है ना, 5 का कितना पावर 8 वही इसका वैल्यू होगा, और x का यही वैल्यू है। पढ़ते क्या हैं कि log 8 टू द बेस 5, है ना, log 8 टू द बेस 5। इस तरह से हम लोग log पढ़ते हैं। समझ में आया log क्यों आया,
चूंकि पावर को इक्वेट करने में दिक्कत हो रहा था तो लॉग एक तरीका बना लिया गया। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर भी लेते हैं, जैसे कि दे दिया 4 के पावर x इज इक्वल टू 16, तो बोलेंगे यहाँ पे तो पावर आराम से हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, बोलेंगे 2। 4 का पावर x इज इक्वल टू है ना 64, x का वैल्यू कितना हो जाएगा इस कंडीशन में 3 हो जाएगा, बोलेंगे मज़े से हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन वही 4 का पावर x इज इक्वल टू 10 हो गया है ना, तो 4 का कितना पावर 10 होगा नहीं बता सकते हैं, तो कुछ तो हम लोग इक्वेट करके लिखेंगे, x का वैल्यू हम लोग कुछ तो लिखेंगे। हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लोग बोलोगे बच्चा क्या लिखेंगे, log 10 टू द बेस 4, log 10 टू द बेस 4 हम लोग लिखते हैं। बातें समझ में आया क्या लॉग है ना, लॉग को हम लोग कैसे लिखते हैं, बातें आया समझ में। तो चलिए ये था आपका लॉगरिथम है ना, लॉगरिथमिक मतलब लॉग के बारे में थोड़ा सा जाने। अब हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन हम लोग जानते हैं कि क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो चलिए पहले इसको नोट करके आप लोग लिख लेंगे है ना, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करें लॉगरिथमिक फंक्शन। चलिए लॉगरिथम, जैसे कि मान के चलिए कि आपको दे दिया log 1 टू द बेस 5 क्या होगा वैल्यू, आप बताएंगे इसका वैल्यू क्या होगा। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, 5 का कितना पावर 1 होगा, तो बोलेंगे 5 का पावर 0 1 होगा। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। जैसे दे दिया कि log 25 टू द बेस 5, इसका वैल्यू क्या होगा, बोलेंगे 5 का कितना पावर 25 होगा, बोलेंगे 2 पावर होगा, इसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 2। जैसे कि आप लिखोगे log 64 टू द बेस 4, इसका मतलब क्या हो गया कि 4 का कितना पावर 64 हो, बोलेंगे 3 पावर, तो हम लोग पावर को इक्वेट करते हैं, यहाँ पे पावर लिखते हैं है ना। log एक तरीका है जिससे हम लोग पावर को इक्वेट करते हैं। ठीक है, कहीं पे दे दिया कि log है ना 125 टू द बेस 5, बोलेंगे कितना वैल्यू होगा, 5 का कितना पावर 125 होगा, तो बोलेंगे 3 पावर। तो आप लॉग का भी इस तरह से हम लोग वैल्यू देखते हैं। जैसे कि आपको दे दिया log 1 टू द बेस 10, log 1 टू द बेस 10, log 1 टू द बेस 10, मतलब 10 का कितना पावर 1 होगा है ना, 10 का कितना पावर 1 होगा, तो बोलेंगे 10 का कितना पावर 1 होगा, तो बोलेंगे 10 का पावर 0 1 होता है, किसी क्वांटिटी का पावर आप 0 कर दो तो 1 हो जाएगा, इसलिए है ना log 1 टू द बेस कितना हो गया 0। तो इसी तरह से log का किसी है ना log 1 का वैल्यू log 1 का वैल्यू किसी भी बेस पे, कोई भी बेस रहे है ना, मान लेते हैं आप 12 ले लो तब भी वैल्यू 0 होगा, log 1 टू द बेस 13 ले लो तब भी क्या होगा 0 होगा, मतलब 13 का कितना पावर 1 होगा, बोलेंगे 0। तो याद रखना हमेशा log 1 की वैल्यू क्या होता है 0 होता है, log 1 की वैल्यू आपका यहाँ पे 0 होता है। इसको मिटाते हैं। अब चलिए इस पर कुछ हम लोग फार्मूला देखते हैं log के लिए है ना, log से हम लोग रिलेटेड कुछ फार्मूला हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला है ना, जैसे कि हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन y बराबर जैसे दे दिया log x टू द बेस a है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लेकिन कंडीशन है कि log के अंदर की क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। वेयर लिखेंगे वेयर x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड आपका ये बेस है, ये क्या है बेस है, ये भी आपका क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, एंड a डज नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए, a जो है 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए है ना log के लिए। ये क्या है log के फॉर्म में फंक्शन है, x और y में यहाँ पे रिलेशन है, y जो फंक्शन ऑफ x है और कैसा फंक्शन है तो इसमें log इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन। अब बच्चा बोलेंगे कि log जैसे यहाँ पे x है ये ऑलवेज क्या होता है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए है ना,
निगेटिव क्वांटिटी का लॉग डिफाइन नहीं है, निगेटिव क्वांटिटी का लॉग डिफाइन नहीं है। और बेस भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, है ना। क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, है ना। इस बात को याद रखेंगे। यदि ये कंडीशन को फुलफिल हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। चलिए इसका कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं या फार्मूला देखते हैं। प्रॉपर्टीज, चलिए पहला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। बोलेंगे कि log 1 टू द बेस a क्या होगा ऑलवेज 0। log 1 टू द बेस a, है ना। किसी भी किसी भी बेस पे log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 0 होगा, है ना। चूंकि इसका मतलब क्या होता है, a का कितना पावर 0 होगा, बोलेंगे a का पावर 0 1 होगा। a का कितना पावर 1 होगा, बोलेंगे a का पावर 0 1 होगा। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं। log a टू द बेस a, यदि दोनों सेम हो जाए तो इसका वैल्यू कितना होता है 1। कैसे समझेंगे, a का कितना पावर a हो, बोलेंगे 1 पावर, है ना। चलिए तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। तीसरा प्रॉपर्टी जैसे कि log में log m इंटू n टू द बेस a, यहाँ पे क्या है log m इंटू n या log mn टू द बेस a, है ना। log के में क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो यदि log में मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहे तो यहाँ पे प्लस के फॉर्म में आ जाता है। लिखेंगे log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a हो जाता है ना। समझ में आया बच्चा ये, है ना। log m n टू द बेस a क्या हो जाता है, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a हो जाता है। मतलब यदि यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहे तो एडिशन में आपका चला जाता है। चाहेंगे इसका एक्सप्लानेशन तो एक्सप्लानेशन देख लेंगे। एक्सप्लानेशन, है ना। हम लोग मान लेते हैं लेट log m n टू द बेस a इजकल टू हम लोग x मान लेते हैं, सपोज दैट, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, a का पावर x बराबर mn, मतलब a का पावर x बराबर, इसको यदि हम लोग इक्वेट करके लिखें तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे हो जाएगा a का पावर x इज इक्वल टू m इंटू n, है ना। अगेन हम लोग मानते हैं, अगेन log m टू द बेस a, log m टू द बेस a को हम लोग y मानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का पावर y बराबर m, हमने क्या बोला था, है ना। a का पावर यहाँ वाला पावर में जाता है, a का पावर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। और इसको हम लोग मान लेते हैं log n टू द बेस a को हम लोग यहाँ z मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, a के पावर z इज इक्वल टू n। ठीक है, हमने ऐसा मान लिया। चलिए हम लोग इससे ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोग इसको मान लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट से चलते हैं, फ्रॉम फर्स्ट से, है ना। या पहले इसको लिख लेंगे बच्चा, इसको लिख लेंगे, हम इसको मिटाते हैं यहाँ पे। तीसरा का एक्सप्लेनेशन हम लोग दे रहे हैं, थर्ड का एक्सप्लेनेशन। हम लोग फ्रॉम फर्स्ट से चलते हैं। फ्रॉम फर्स्ट से वी गेट a का पावर x इज इक्वल टू m इंटू n, है ना। तो a का पावर x इज इक्वल टू, देखेंगे a का, है ना, यहाँ पे क्या है m इंटू n, m के जगह पे क्या लिखेंगे, a का पावर y, है ना। तो m के जगह पे a का पावर y और n के जगह पे a का पावर z हमने लिख दिया। और आपको पता होना चाहिए कि पावर पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो क्या हो जाएगा, a के पावर y प्लस z। और यदि आपका बेस सेम हो जाए तो पावर पावर क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर y प्लस z। x आपने किसको माना था, log m टू द m इंटू n टू द बेस a, है ना। ये क्या हो गया, y किसको माना था आपने, y इसको माना था। तो क्या हो गया, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, है ना। तो याद रखेंगे इस फार्मूला को। तीसरा प्रॉपर्टी, इसी तरह से हम लोग चौथा प्रॉपर्टी देखेंगे, है ना। इसको नोट कर लेंगे बच्चा आप लोग, है
है ना, जल्दी से नोट करेंगे बच्चा। उसके बाद हम लोग चौथा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, log m/n टू द बेस a। क्या होगा यदि डिवाइड में रहे तो याद रखना घटाव में चला जाता है, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a हो जाता है। यहाँ पे क्या हो गया, यदि डिवाइड में रहा तो डिफरेंस में चला जाता है, याद रखेंगे। यदि डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो प्लस और डिवाइड में है तो माइनस में चला जाता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन मान लेते हैं, लेट log, है ना, मानते हैं log m/n टू द बेस से इजकल टू x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का पावर x बराबर m/n, a के पावर x इजकल टू m बाई क्या हो जाएगा n। आपको पता होना चाहिए। देखेंगे हमने क्या बताया था, जैसे 2 का पावर x बराबर आपका 3 हो गया तो इसको कैसे लिखेंगे, x बराबर log 3 टू द बेस 2, है ना। जिस पे पावर होता है वो बेस में होता है और x क्या होता है ना, ये x पावर में चला जाता है। तो इससे यदि आप इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर x बराबर क्या हो जाएगा 3, हम लोग ऐसे लिखते हैं, है ना। उसी तरह से हमने यहाँ पे लिखा है ना, कि log m/n टू द बेस है, इसका मतलब इज इक्वल टू x है तो a का पावर x बराबर m/n, a के पावर x बराबर m/n। और मानते हैं log m टू द बेस a को हम लोग इधर y मानते हैं तो क्या हो जाएगा, a के पावर y बराबर m हो जाएगा। log n टू द बेस a को हम लोग z मानते हैं तो a का पावर z बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। मान लेते हैं इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट से वी गेट, है ना, क्या है, a का पावर x बराबर m/n है। m क्या आया है, a के पावर y, n क्या हुआ है, a के पावर z। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a का पावर x बराबर a के पावर y अपॉन a के पावर z। आपको पता होना चाहिए यदि डिवाइड में रहे तो पावर आपका घट जाता है। तो क्या हो जाएगा बच्चा, a के पावर x इज इक्वल टू a के पावर y माइनस z हो जाएगा। और पता होना चाहिए बेस यदि सेम होता है तो पावर सेम हो जाता है, x बराबर y माइनस z। और x देयरफॉर आप x किसको माने थे, log m/n टू द बेस से इज इक्वल टू log m टू द बेस से माइनस log n टू द बेस a। ये आपका आ गया log फार्मूला, आपका चौथा एक्सप्लेन हो गया। पांचवा फार्मूला हम लोग देखेंगे, पांचवा फार्मूला, ठीक है। पांचवा फार्मूला हम लोग देखेंगे, याद रखेंगे बच्चा, log m का पावर n टू द बेस a। यदि आपका log m का पावर n टू द बेस a रहे तो पावर जो है आपका मल्टीप्लाई में आ जाता है, क्या हो जाता है, n log m टू द बेस a, ठीक है। पावर कहाँ आ जाता है, सामने आ जाता है। और एकदम सेम जैसे आपने इसको एक्सप्लेनेशन की, जैसे इसको एक्सप्लेन किया है उसी तरह से आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी फार्मूला लिख लेते हैं, इस फार्मूला को आप लोग याद रखेंगे। छठा फार्मूला हम लोग बताते हैं, log m इंटू बेस a, है ना, log m टू द बेस a का पावर n। यदि बेस का पावर रहे तो बेस का पावर आपका डिवाइड में चला जाता है, 1/n log m टू द बेस a हो जाएगा। समझ में आया बच्चा। सातवां फॉर्मूला देखेंगे, जैसे log b टू द बेस से। आप चाहते हो कि b को बेस में लाना और इसको यहाँ लाना,
तो आराम से ऐसे लिख सकते हो 1/log a टू द बेस b, है ना। क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, याद रखेंगे, है ना। ये सारा आपका प्रॉपर्टी है, ये एक फार्मूला, ये एक फार्मूला, ये एक फार्मूला बन गया, ठीक है। चलिए हम लोग 8वां प्रॉपर्टी आते हैं, 8वां फार्मूला। आप जैसे कि दिया हुआ है log b टू द बेस से, आप चाहते हो कि इसका ऑपरेशन किस पे करने के लिए, 10 बेस पे, किस पे, 10 बेस पे, या कोई भी c बेस पे आप ऑपरेशन करना चाहते हो, तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो log b टू द बेस c अपॉन log a टू द बेस c। मतलब आपने क्या किया, log b टू द बेस से, तो क्या लिखेंगे log b बाय log a, और बेस जो मन करे, जिस बेस पे आप निकालना चाहते हो। बेस क्या होता है ना, जिस पे पावर होता है ना, जिस पे पावर होता है। तो 2 का पावर में आपको निकालना आसान हो, या 5 के पावर में निकालना आसान हो, या 10 के पावर में निकालना आसान हो, तो आप वो बेस आप यहाँ पे रख सकते हो। इन जनरल सबसे आसान आपका 10 होता है। 10 का पावर 1 बोलेंगे 10, 10 का पावर 2 100, 10 का पावर 3 1000, 10 का पावर 4 1 पे 4 0 हो जाएगा। इस तरह से 10 का पावर, है ना, पे ऑपरेशन करना आसान होता है। तो जनरली हम लोग बेस क्या लेते हैं, 10 लेते हैं, है ना। जनरली बेस हम लोग क्या लेते हैं, 10 लेते हैं। यदि आपको कहीं log दे दिया, log 2, बेस नहीं दिया, तो जनरली हम लोग समझेंगे कि बेस क्या है, या तो 10 होगा, और नहीं तो हम अभी बता देंगे, लिखा देंगे कि आपका 10 और ई मतलब एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, यही दोनों हम लोग बेस लेकर के, चाहे मैथ्स हो या फिजिक्स हो, इसमें ऑपरेशन हम लोग करते हैं, है ना। तो चलिए ये टोटल आपका 8 फार्मूला हो गया। इसको आराम से आप लोग एक बार रिकॉल कर लेंगे, माइंड में सेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको लिखेंगे बच्चा। देखेंगे 9 नंबर प्रॉपर्टी में आप लोग लिख लेंगे। होता क्या है कि लिखेंगे इन फिजिक्स में, फिजिक्स, हम लोग फिजिक्स में कभी ऐसा दे दिया log x, है ना, क्या दे दिया log x, और बेस नहीं दिया। आपको क्या दिया, बेस नहीं दिया, तो बेस क्या लेना है ना। तो यदि फिजिक्स में है और log x दे दिया, तो इसका मतलब होता है कि log x टू द बेस 10। यदि बेस आपको नहीं दिया, सिर्फ log x दे दिया, है ना, तो समझ जाना बेस क्या है, 10, क्योंकि 10 बेस को कॉमन ले लिया, है ना। और बोला क्या कि बेस हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे, है ना, कोई ज़रूरी नहीं है बार बार बेस लिखने का। तो log x का मतलब हो जाएगा log x टू द बेस 10। समझ में आया। कहीं कहीं पे ln दिया रहेगा, ln x का मतलब होता है कि log x टू द बेस e, है ना, जहाँ पे e क्या है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है अप्रॉक्स, बताए थे 2.71 होता है। लेकिन इन मैथ्स में, इन मैथ्स, है ना, मैथ्स में यदि आपको दे दिया log x, इसका मतलब समझ आना है कि log x टू द बेस e दे दिया है। केवल यदि log x दे दिया मैथ्स में, मैथ्स के बुक में कहीं भी log x रहे, उसका मतलब होता है कि उसमें e बेस छुपा हुआ होता है ना। बातें समझ में आया। या ln x दे दे तो भी समझना है कि ये क्या है, log x टू द बेस e है। और 10 बेस यदि होगा तो क्लियरली लिखेगा कि log x टू द बेस 10, ये ऐसे क्लियरली आपका लिख देगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे बच्चा, आ गया समझ में, है ना। तो ये आपका था क्या चीज़ का कहानी, log की कहानी। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, log क्या है, तो एक तरीका है क्या करने का, पावर को इक्वेट करके लिखने का तरीका है ना, पावर को इक्वेट करके लिखने का तरीका है, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। जैसे कि आपको दे दिया कि log 8 टू द बेस 2 का वैल्यू क्या होगा। अब बच्चा बोलेंगे log 8 टू द बेस 2 का वैल्यू क्या होगा,
तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं बच्चा, क्या बोलेंगे हम लोग कि 2 का कितना पावर 8 होगा, बोलेंगे 2 का पावर 3 8 होता है, तो डायरेक्ट हम लोग इसका वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। एकदम पढ़ना है ऐसे, log 8 टू द बेस 10 है ना, log 8 टू द बेस 2, लेकिन इसका मतलब क्या होता है 2 का कितना पावर 8, वही इसका वैल्यू होगा, तो 2 का 3 पावर 8 होता है। चलिए मान लेते हैं हमको बोला कि log √2 टू द बेस 2 बराबर क्या होगा, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, बोलेंगे √2 का मतलब क्या होता है log 2 का पावर 1/2 टू द बेस 2, और हमने क्या बोला था कि पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो 1/2 मल्टीप्लाई में आ गया, क्या बच गया log 2 टू द बेस 2। अब देखेंगे log 2 टू द बेस 2 यदि दोनों सेम हो जाए तो वैल्यू 1 होता है, या ऐसे भी देखेंगे 2 का कितना पावर 2 होगा तो 1। याद रखना यदि दोनों सेम हो जाए है ना, log जिसका निकाल रहे हो और बेस है ना दोनों सेम हो जाए, मतलब इंडेक्स और बेस दोनों सेम हो जाए, तो हम लोग इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। तो क्या हो लिखेंगे 1/2 इंटू 1, यानी कि क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। बातें आया समझ में, ठीक है। जैसे कि आपका दे दिया कहीं भी log, जैसे मान लो 125 टू द बेस 5, इसका वैल्यू आप 3 तुरंत बता सकते हो, लेकिन चलो इसको पावर के फॉर्म में भी हम लोग कर लेते हैं। log 125 को क्या लिखेंगे 5 का पावर 3 टू द बेस 5 है ना, log 5 का पावर 3 टू द बेस 5, पावर आपका मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो यहाँ पे 3 तो मल्टीप्लाई में आ गया, क्या बच गया log 5 टू द बेस 5। अब बच्चा बोलेंगे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 3 इंटू 1 क्या हो गया आपका आंसर 3 हो गया। बातें आया समझ में, आपका ये आंसर आपका 3 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग log को इक्वेट करते हैं, log में ऑपरेशन करते हैं, log का कैलकुलेशन करते हैं। यदि पावर को log के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो तो उसमें ढेर सारा फॉर्मूला है, वो लगा करके ऑपरेशन आपका आसान हो जाता है। और ऐसे जगह पे हम लोग log यूज़ करते हैं जहाँ पे पावर को इक्वेट करने में दिक्कत हो, तो हम लोग क्या करते हैं log का यूज़ करते हैं। log एक तरीका है जो पावर को इक्वेट करता है। अब हम लोग देखते हैं ये लॉगरिथमिक फंक्शन था, फंक्शन एक रिलेशन होता है जिसका इक्वेशन तो हमने बता दिया। अब उसका ग्राफ देखते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया तो उसका ग्राफ कैसे हम लोग खींचेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको लिखिए बच्चा। चलिए हम लोग लिखते हैं ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है बच्चा, ध्यान रखेंगे बच्चा, y बराबर log x टू द बेस a, जहाँ पे क्या होना चाहिए वेयर x इज ग्रेटर देन 0, मतलब नेगेटिव क्वांटिटी का log डिफाइन नहीं है, मतलब x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, a जो है ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड a डज नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए। याद रखेंगे a डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो ये इसको हम लोग बोलेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं, ग्राफ कैसे हुआ याद कर लेंगे ग्राफ को बच्चा, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, ठीक है। अच्छा देखेंगे x का वैल्यू यदि 1 हो जाए तो log 1 टू द बेस a, मतलब log 1 का वैल्यू किसी भी बेस पे क्या होता है 0 होता है। तो जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना होगा, जब x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, मतलब x का वैल्यू जहाँ पे 1 वहाँ पे y का वैल्यू 0 होगा। तो ये वाला पॉइंट होगा, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट। तो ग्राफ मस्ट भी इसी पॉइंट से गुजरेगा, है ना। तो ग्राफ ऐसे खींचेंगे हम लोग, ऐसे जाएगा। ये किसका ग्राफ हो गया, y बराबर log x टू द बेस a, लेकिन कंडीशन है
है ना, जहाँ पे a ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1। जब a 1 से बड़ा होगा तो उस कंडीशन में लॉग का ग्राफ आपका ये होगा। बातें आया समझ में, है ना। जब a ग्रेटर देन 1 होगा, जब a का वैल्यू जो बेस जो है वो 1 से बड़ा होगा तो ग्राफ आपका ऐसा होगा, याद कर लेंगे, है ना। वन कोमा 0 से जाएगा ही जाएगा। चलिए दूसरा ग्राफ, यदि a 1 से छोटा हो। अच्छा देख रहे हैं इधर ग्राफ नहीं है, इधर x क्या होगा, निगेटिव। x जहाँ निगेटिव वहाँ पे ग्राफ नहीं होगा, क्योंकि x निगेटिव हो ही नहीं सकता है ना। लॉग जो आपका डिफाइन है पॉजिटिव के लिए, है ना, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब 1,0 से तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। एक ग्राफ ऐसा भी होगा, ये आ गया नीचे, ठीक है। इसको हम लोग क्या चीज़ का ग्राफ बोलेंगे, y बराबर log x टू द बेस a, लेकिन a का वैल्यू आपका 0 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। मतलब 1 से छोटा यदि बेस होगा तो उसका ग्राफ आपका ये होगा। आप क्या देख रहे हो, यदि a मतलब बेस 1 से बड़ा है तो x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है y का वैल्यू आपका बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो यदि बेस 1 से छोटा हो तो x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है y का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। और फिर आपका यदि x का वैल्यू 1 से बड़ा हो गया तो उस कंडीशन में आपका लॉग का वैल्यू आपका निगेटिव हो जा रहा है, मतलब y का वैल्यू निगेटिव हो जा रहा है। बातें समझ में आया बच्चा, है ना। तो ये दोनों ग्राफ को आप याद कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों ग्राफ को आप लोग याद कर लेंगे, ठीक। चलिए फटाफट इसको दोनों को नोट करेंगे, है ना। ये किसके लिए ग्राफ है, जैसे कि आपका कोई बोले कि log x टू द बेस 2 का ग्राफ क्या होगा, y बराबर log x टू द बेस 2 का ग्राफ। तो बेस जो है 1 से बड़ा है तो ये वाला ग्राफ बनाएंगे। यदि दे दिया y बराबर log x टू द बेस 3 का, यही वाला ग्राफ बनाएंगे। लेकिन वही दे दे कि log x टू द बेस 0.2, है ना, ये वाला, तो ये ग्राफ क्या है आपका, बेस 1 से छोटा है तो ये वाला ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। याद रखेंगे बच्चा। अच्छा इसको देखते हुए आप ये भी लिख सकते हो, इसको देखते हुए बोलेंगे कि एक बात ध्यान देंगे बच्चा, log, है ना, टेंस टू 0 प्लस टू द बेस ए। इसका वैल्यू आप क्या देख रहे हो, देख रहे हो 0 प्लस, मतलब x का वैल्यू 0 से जस्ट बड़ा हो, मतलब 0 से जस्ट बड़ा, है ना। तो इसमें आपका वैल्यू क्या हो रहा है, नीचे चला जा रहा है। नीचे कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी पे, मतलब नीचे माइनस इन्फिनिटी होगा। यदि a का वैल्यू क्या हो जाए, a का वैल्यू ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 1 हो जाए तो ये आपका माइनस इन्फिनिटी होगा, ठीक है। लेकिन उसी यही चीज़ यहाँ पे देख रहे हो, टेंस टू का मतलब क्या कि 0 से थोड़ा सा ज़्यादा है ना। तो उस कंडीशन में log टेंस टू 0 प्लस टू द बेस a का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगा। और वही यहाँ पे बात करें हम लोग कि log टेंस टू 0 प्लस, है ना, टू द बेस a, जहाँ पे a क्या है, a आपका 1 से छोटा रहे तो यही वैल्यू क्या देख रहे हो, है ना। यदि x 0 से जस्ट बढ़ा तो वैल्यू कहाँ चला गया है, इन्फिनिटी पे, तो ये वैल्यू आपका इन्फिनिटी पे चला जाएगा, ये इन्फिनिटी होगा। दोनों बात याद रखेंगे, है ना, कि यदि आपका x का वैल्यू 0 के लगभग बराबर है ना, लगभग 0 के बराबर, टेंस टू 0 का मतलब क्या होता है, लगभग 0 के बराबर, मतलब जो लगभग 0 का बराबर मतलब क्या, 0.00000.1, है ना, ये रहे log, है ना, 2 टू द, है ना, log 0.00001 टू द बेस 2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, है ना, ध्यान रखेंगे।
ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लेंगे बच्चा। चलिए बच्चा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर log x टू द बेस c। इसका ग्राफ कैसे होगा? तो e क्या है बच्चा? e का वैल्यू क्या होता है फिर बताएंगे बच्चा। e का वैल्यू क्या होता है ना? e का वैल्यू क्या होता है बच्चा, है ना? तो e का वैल्यू लगभग आपका 2.71, ये 1 से बड़ा है। तो यदि बेस 1 से बड़ा हो तो ग्राफ कहाँ से? नीचे से स्टार्ट होता है और ऐसे ग्राफ जाता है ना? ये किसका ग्राफ हो गया? y बराबर log x टू द बेस e का, और ये पॉइंट क्या होगा? 1,0। मतलब मस्ट भी log x टू द बेस a का ग्राफ कहाँ से जाता है? 1,0 से जाता ही है। मतलब log 1 का वैल्यू किसी भी बेस पे 0 होता है। कोई पूछे कि log 1 टू द बेस 50 क्या होगा? 0 होगा। log 1 टू द बेस 20 क्या होगा? 0 होगा। मतलब किसी भी बेस पे, है ना, log का वैल्यू, है ना, किसी भी बेस पे log 1 का वैल्यू आपका 0 होता है ना? तो चलिए इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट ये था आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। चलिए ग्राफ हम लोग खींचते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर mod x। किसका ग्राफ दे दिया है हमको? mod x का ग्राफ। mod x का ग्राफ हम लोग कैसे खींचेंगे? ध्यान देंगे बच्चा। पहले तो हम लोग mod क्या होता है? y बराबर mod x, है ना? mod x का वैल्यू क्या होगा? mod x का वैल्यू क्या होगा? यदि mod x का वैल्यू, यदि x पॉजिटिव है तो mod ऐसे ही निकल जाएगा, और यदि x निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना लेगा। तो एज इट इज x कब निकलेगा? जब x क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। और x यदि निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक आगे में और निगेटिव लगाना पड़ेगा। ये कब होगा? जब x इज लेस देन 0। इस बात को ध्यान में रखेंगे। एक बार फिर से बता दें, यदि x 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है तो mod एज इट इज हट जाएगा, ठीक है। और यदि x 0 से छोटा है मतलब निगेटिव है, x तो निगेटिव है पहले से, उसके आगे में एक और निगेटिव लगाएंगे तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव बना देगा। बातें समझ में आया? जैसे कि -2 रहे तो क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ -2, एक माइनस लग गया, निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। तो नेगेटिव क्वांटिटी आपका पॉजिटिव बनता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, है ना, मॉड लगाते हैं, ठीक है बच्चा। ये आपका है। चलिए फटाफट इसको नोट करेंगे बच्चा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? रेट ऑफ चेंज। अच्छा देखेंगे, चेंज मतलब क्या होता है? चेंज हमने बताया था, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल बताया था। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो रेट ऑफ चेंज है, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। बोलेगा चेंज इन वाई मतलब डेल्टा वाई। डेल्टा वाई का मतलब क्या? वाई में चेंज। वाई में चेंज क्या होगा? बोलेंगे वाई का फाइनल वैल्यू माइनस वाई का इनिशियल वैल्यू। जैसे चेंज इन एक्स बोल दिया, डेल्टा एक्स, तो क्या हो जाएगा? एक्स का फाइनल वैल्यू माइनस एक्स का इनिशियल वैल्यू। इसको बोलेंगे चेंज इन वाई, इसको बोलेंगे चेंज इन एक्स, ठीक है। बात आया समझ में? चेंज इन वाई फाइनल वाई माइनस इनिशियल वाई, चेंज इन एक्स फाइनल एक्स माइनस इनिशियल एक्स, है ना। चलिए, तो ये आपका क्या था? चेंज। चेंज की हम लोग पहले देख चुके हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं रेट ऑफ चेंज। तो सबसे पहले देखेंगे कि रेट ऑफ चेंज आपका, चेंज किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का निकलता है ना। चेंज किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का निकलेगा, और रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए एक रिलेशन होनी चाहिए, या कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी से रिलेट होनी चाहिए। मतलब दो वेरिएबल के बीच आपका रेट ऑफ चेंज निकलेगा, मतलब कोई रिलेशन होगा तब,
तो हम लोग मान लेते हैं रिलेशन मतलब फंक्शन, रिलेशन मतलब फंक्शन। तो चेंज एक फिजिकल क्वांटिटी का निकलेगा, रेट ऑफ चेंज के लिए दो फिजिकल क्वांटिटी चाहिए, दो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे से रिलेट चाहिए, या दो वेरिएबल के बीच आपका क्या निकलेगा, रेट ऑफ चेंज। तो है ना, आपका दो वेरिएबल के बीच और दोनों के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन होनी चाहिए। तो रिलेशन क्या होता है आपका, फंक्शन। तो हम लोग मान लेते हैं, है ना, से y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, मतलब y और x में रिलेशन है। अब मान लो y आपका स्पीड हो सकता है और x आपका टाइम हो सकता है, मतलब स्पीड और टाइम में रिलेशन दे दिया। मान लो y आपका वेलोसिटी है और x क्या है, टाइम है, तो वेलोसिटी टाइम में रिलेशन दे दिया। मान लो y क्या है आपका, एक्सीलरेशन है और x आपका टाइम है, तो एक्सीलरेशन टाइम रिलेशन दे दिया, है ना। कोई भी रिलेशन हो, है ना, और रिलेशन दो वेरिएबल के बीच होता है ना, दो या दो से अधिक के बीच होता है, तो यहाँ पे दो के बीच होनी चाहिए, है ना। तो मान लेते हैं कि कोई आपका फंक्शन दिया हुआ है y बराबर एफ एक्स। तो हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x is defined as the change in y with, है ना, the change in y defined as the change in y with unit change in x। बातें आया समझ में, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, WRT का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू, है ना। इसको हम लोग लिख देते हैं, WRT का मतलब WRT, इसको हम लोग पढ़ेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x लिखे हुए हैं, इसका मतलब होता है WRT का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसको नोट करके कहीं लिख लेंगे। तो यदि आपका बोले रेट ऑफ चेंज ऑफ y, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज डिफाइंड एज द चेंज इन y, है ना। क्या चीज, चेंज इन y विथ यूनिट चेंज इन x। जब x में चेंज कितना का हो, यूनिट, है ना। तो यहाँ पे y और x में रिलेशन है, ठीक है। y और x में आपका रिलेशन है, मान के चलो कि y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है। हमने x का एक बार वैल्यू लिया x1, तो y का वैल्यू क्या मिला, y बराबर आपका मिला y1। x का वैल्यू हमने लिया, फिर बाद में चेंज हो गया, कितना हो गया x2, तो y का वैल्यू कितना हो गया y2। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज कितना का हुआ, डेल्टा y कितना हो गया, बोलेंगे y2 माइनस y1। और x में चेंज कितना का हुआ, बोलेंगे कि डेल्टा x बराबर x2 माइनस x1। इस तरह से आपका चेंज हो गया। इनिशियली x का वैल्यू x1 था, तो y का वैल्यू कितना मिला, y1, और बाद में x का वैल्यू x2 हो गया, तो y का वैल्यू क्या मिल गया, y2। तो x में चेंज कितना का, डेल्टा x, और y में, है ना, x में चेंज आपका डेल्टा x और y में चेंज आपका डेल्टा y है ना। तो हम लोग जब x में चेंज डेल्टा x हुआ तो y में चेंज कितना हुआ, डेल्टा y। हम लोग लिखेंगे कि सिंस, है ना, जब x में चेंज डेल्टा x हुआ तो y में कितना का चेंज हुआ, डेल्टा y का। जब, है ना, चूंकि x और y में रिलेशन है, यदि x चेंज करेगा तो y भी चेंज करेगा, तो x में चेंज कितना, डेल्टा x का, तो y में उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना चेंज हो गया, डेल्टा y। तो देयरफॉर यदि x में चेंज 1 का हो तो y में चेंज कितना का होगा, बोलेंगे डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो जब, है ना, चेंज इन y, जब x में चेंज कितना का हो, 1 का, इसी को हम लोग रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज, है ना। क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो देयरफॉर रेट ऑफ चेंज बराबर क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज बराबर क्या हो गया, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x,
ठीक है, रेट ऑफ चेंज बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, याद रखेंगे। इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पूरा पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बातें आया समझ में, है ना। रेट ऑफ चेंज अभी क्लियर नहीं हुआ, एक हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। पहले इसको लिख लेंगे, है ना। हमने क्या बोला, क्या डिफाइन किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज डिफाइंड एज चेंज इन वाई। वाई में चेंज, जब एक्स में चेंज कितना का हो, 1 का, तो हमने एक्स में डेल्टा एक्स का चेंज किया तो वाई में कितना का चेंज हुआ, डेल्टा वाई का, है ना। चेंज इन एक्स डेल्टा एक्स, देन क्रॉसपॉन्डिंग चेंज इन वाई इज डेल्टा वाई। तो यदि एक्स में आप 1 का चेंज करोगे तो वाई में कितना का चेंज होगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, है ना। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो चलिए इतना नोट करेंगे। तो आपने देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो गया, बोलेंगे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो रेट ऑफ चेंज क्या है, कुछ नहीं, क्या है, चेंज का रेशियो है ना। जिसका रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हो, जिसके रिस्पेक्ट में उस दोनों के चेंज का रेशियो है रेट ऑफ चेंज। बातें समझ में आया। और फिजिकली हम लोग कैसे बोलेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, and the rate of change of y with respect to x is defined as the change in y with unit change in x। यदि x में यूनिट चेंज होगा, उसके क्रॉसपॉन्डिंग y में जो चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। ठीक है, चलिए जैसे कि आप एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। रेट ऑफ शुगर, शुगर का क्या रेट रहता है, 40 रुपये पर केजी, RS 40 रुपये पर केजी। ये है क्या, ये रेट है ना, ये क्या है, RS 40 रुपये पर केजी। इसी को हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ चेंज है। ये आपको क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ शुगर का मतलब क्या हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ प्राइस ऑफ शुगर। इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ प्राइस ऑफ शुगर। शुगर विथ है ना, विथ रिस्पेक्ट टू मास ऑफ शुगर। ठीक है, मतलब रेट ऑफ शुगर आप पूछे कितना बताया, 40 रुपये पर केजी। इसका मतलब हो गया क्या कि 1 केजी का चेंज करोगे शुगर में तो कितना रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 40 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मान के चलो कि आपने मास में, शुगर के मास में 1 केजी का चेंज किया तो प्राइस में कितना का चेंज होगा, 40 रुपया का। मान ले पहले आपने 2 केजी लिया था, 2 केजी आपने लिया था 80 रुपया में, अब 1 केजी का चेंज और किया, मतलब 1 केजी आपने और बढ़ाया तो है ना, पैसा कितना देना पड़ेगा, 40 रुपया और ज़्यादा देना पड़ेगा। रेट ऑफ शुगर, ये आपका रेट ऑफ चेंज ही दिया हुआ है। आप जो किसी चीज़ का प्राइस पूछते हैं तो वो क्या देता है आपको, रेट ऑफ, है ना, रेट ऑफ चेंज ही देता है। आप पूछते हो कि आपका, है ना, राइस का क्या प्राइस है, तो वो भी बोलता है 32 रुपये या 36 रुपये या 80 रुपये पर केजी। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज है, मतलब रेट ऑफ राइस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स मास, है ना, उसके मास के रिस्पेक्ट में। और जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं, मतलब कि है ना, रेट ऑफ शुगर का मतलब क्या हो गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस या चेंज इन प्राइस विथ यूनिट चेंज इन मास, है ना। मास में आप यूनिट चेंज करेंगे, यानी कि मास में 1 केजी का चेंज करेंगे तो प्राइस में कितना का चेंज होगा, 40 रुपया का। यही रेट ऑफ चेंज है ना। तो आप देखेंगे, इसको हम लोग मिटाते हैं यहाँ से। अब देखते हैं कि रेट ऑफ चेंज जो है आपका 2 टाइप का होता है। रेट ऑफ चेंज कितना टाइप का, 2 टाइप का। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज को लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज, है ना, ये आपका 2 टाइप का होता है।
दो टाइप का, एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज है ना, और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ चेंज, जब भी एवरेज हम लोग निकालते हैं, और इंस्टेंटेनियस मतलब एक इंस्टेंट में, और एवरेज, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज हमेशा 2 पॉइंट पे निकलेगा, 2 वैल्यू के लिए निकलेगा, है ना। एवरेज रेट ऑफ चेंज कितने वैल्यू पे निकलेगा? 2 वैल्यू पे, है ना। और इंस्टेंटेनियस निकलेगा आपका 1 पॉइंट पे। एवरेज के लिए कितना पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। इंस्टेंट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में। एवरेज, जैसे आपसे पूछा कि मान के चलो आपने यहाँ से चलना शुरू किया, है ना, मान लो कि आप जहाँ पे हो कहीं से चलना शुरू किया आपने, और वहाँ से 1 घंटा में, है ना, 10 बजे चलना शुरू किया, और मान लो कि पटना में हो अभी आप, है ना, कंकरबाग में हो, आप यहाँ कंकरबाग से चलना शुरू किया, है ना, 10 बजे, और आप 11 बजे जाकर के गांधी मैदान आपने पहुँचा, ठीक है। और यहाँ से कंकरबाग से गांधी मैदान मान के चलो कि 10 किलोमीटर है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज स्पीड 10, है ना, 10 बजे से 11 बजे के बीच, है ना, 10 बजे से 11 बजे के दौरान ऑन एन एवरेज स्पीड क्या रहा होगा? तो बोलेंगे कि डिस्टेंस कितना चला, कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 किलोमीटर। टाइम कितना लगा? 1 घंटा। तो क्या बोलेंगे? 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ऑन एन एवरेज गया होगा। लेकिन क्या जब 10 बजे आपका कंकरबाग से चला, है ना, और आपका गांधी मैदान 11 बजे पहुंचा, तो हर जगह उसकी स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर ही होगा? बोलेंगे नहीं, कहीं पे ज़्यादा स्पीड में गया होगा, जब देखा होगा कि रोड पूरा एकदम, है ना, खाली खाली है, और फिर कहीं जाम है, जाम हो गया तो फिर रुकना पड़ गया, रुक करके वेट कर रहा है, तो वहाँ पे उसका स्पीड क्या हो गया? 0। मान लो कि 10:30 बजे जाम लगा हुआ था, और चलने वाला जो था वो रुका हुआ था, बाइक पे चढ़ के जा रहा था, वो रुका हुआ है। तो 10:30 बजे एग्जैक्ट स्पीड क्या था? 0। लेकिन 10 बजे से 11 बजे के बीच दो इंटरवल में 2 पॉइंट के लिए 10 और 11 बजे के बीच ऑन एन एवरेज उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर होगी। तो एवरेज हमेशा 2 पॉइंट पे निकलता है, और इंस्टेंटेनियस 1 पॉइंट पे निकलता है। जैसे 10:30 बजे, तो 10:30 बजे स्पीड क्या था? 0 था, जाम लगा हुआ था और रुका था, है ना, तो रुका था तो स्पीड क्या हो गया? 0। तो वो इंस्टेंट 10:30 बजे के इंस्टेंट में उसकी स्पीड क्या है? 0। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज 1 पॉइंट पे निकलता है, और एवरेज के लिए 2 पॉइंट चाहिए, है ना, एवरेज के लिए 2 पॉइंट चाहिए। एवरेज रेट ऑफ चेंज फॉर कितना पॉइंट के लिए? फॉर 2 पॉइंट के लिए, फॉर 2 पॉइंट्स। और ये आपका फॉर 1 पॉइंट के लिए निकलता है, फॉर 1 पॉइंट के लिए निकलता है, ठीक है। इसके लिए 1 पॉइंट के लिए। अब देखेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, है ना। एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, ये आपका होगा डेल्टा y बाई डेल्टा x। यहाँ पे बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम, लिखना पड़ेगा फ्रॉम, कहाँ से कहाँ? x बराबर x1 टू x बराबर x2। मतलब यहाँ x बराबर x1 से x बराबर x2 के बीच ऑन एन एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होगा? बोलेंगे चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, है ना। लेकिन वही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पूछे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, एट x बराबर x1 पे, मतलब 1 पॉइंट पे ये पूछेगा। और वो कितना पॉइंट होगा?
2 पॉइंट, मतलब x बराबर x या x बराबर x या x बराबर x1 किसी एक ही पॉइंट पे पूछेगा। यहाँ पे कितना पॉइंट दिया? 2 पॉइंट दिया। यहाँ पे कितना पॉइंट दिया? 1 पॉइंट दिया। और ये होता क्या है बच्चा? लिखेंगे कि डेल्टा y बाय डेल्टा x है ना, लेकिन कंडीशन है लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। ठीक है, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट x बराबर x पे क्या हो जाएगा? बोलेंगे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। लेकिन यहाँ पर भी डेल्टा y बाय डेल्टा x है, लेकिन यहाँ पे क्या ले लेना है? लिमिट लगा देना है जब डेल्टा x टेंस टू 0, है ना। तो ये आपका एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और ये हो गया एवरेज रेट ऑफ चेंज। आया समझ में? ये आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज और ये आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अपने डेल्टा एक्स का वैल्यू, मतलब जो डेल्टा एक्स का चेंज लिया है बहुत ही छोटा लिया है, तभी एक्स बराबर एक्स पॉइंट पे आपका रेट ऑफ चेंज देगा, 1 पॉइंट पे देगा। मतलब x बराबर x पे आपने कैलकुलेट किया और x से एकदम थोड़ा, है ना, इन्फाइनाइटली स्मॉल, x में चेंज कितना लिया? इन्फाइनाइटली स्मॉल लिया। डेल्टा x टेंस टू 0, मतलब लगभग डेल्टा x का जो चेंज है वो लगभग किसके बराबर है? 0 के बराबर। तब डेल्टा y बाय डेल्टा x को हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोलेंगे, है ना। चूंकि डेल्टा x का वैल्यू को आप इतना छोटा ले लिया कि आपका 2 पॉइंट एक ही पॉइंट पे आ जाएगा, मतलब x1 और x2 यहाँ पे आपका 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट यहाँ पे, 1 पॉइंट यहाँ पे, 2 पॉइंट पे बोला एवरेज रेट ऑफ चेंज हम लोग क्या निकालेंगे? डेल्टा y बाई डेल्टा x। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होगा? लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, है ना। तो चलिए फटाफट इसको लिखेंगे और इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर होगा। तब फिर हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को काफ़ी डिटेल्स में देखेंगे। एवरेज रेट ऑफ चेंज तो निकालना आसान है, इंस्टेंटेनियस को हम लोग काफ़ी डिफरेंस, है ना, काफ़ी डिटेल से हम लोग जानेंगे। और यही याद रखेंगे बच्चा, यही चीज़ जो है, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का जो डिफिनेशन होता है वो ये होता है, और इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन के नाम से भी जानते हैं, जो हम लोग आगे बताएंगे, है ना। तो चलिए पहले इतना आप लोग नोट कर लेंगे बच्चा। चलिए, इफ y बराबर एक्स स्क्वायर बी द एनी फंक्शन, कोई फंक्शन दिया हुआ है, देन फाइंड करना है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम, और एवरेज के लिए आपका तो बच्चा यहाँ पे इफ y बराबर एक्स स्क्वायर बी द एनी फंक्शन देन फाइंड एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम x बराबर 1 टू x बराबर 3, मतलब 1 से 3 के बीच हमको एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना है। ठीक है, तो गिवन हमारा क्या है? गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो x का वैल्यू जब आपका 1 लोगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चा, है ना। ये आपका x का वैल्यू आपका 1 है तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? बोलेंगे 1 का स्क्वायर, मतलब 1 मिलेगा। जब x का वैल्यू आप 3 लेते हो तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे डेल्टा x का मतलब क्या? फाइनल माइनस इनिशियल, x फाइनल माइनस x इनिशियल, तो फाइनल कितना है? 3 माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 2। डेल्टा y का मतलब क्या? y फाइनल माइनस y इनिशियल, है ना। फाइनल कितना आया? 9 में से 1 चला गया, कितना बचा? 8। तो बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज ये क्या हो गया? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा y कितना आया? 8 अपॉन 2, है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चा?
4, मतलब एवरेज रेट ऑफ चेंज आपका 4 हो गया। ठीक है, चलिए इसका दूसरा हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा बोलेंगे x इनिशियल हमको कितना दिया हुआ है 0, x इनिशियल आपका 0 है तो y इनिशियल क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर यानी कि 0। x फाइनल आपका कितना है 3, तो है ना y फाइनल कितना हो जाएगा बच्चा, बोलेंगे 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो बोलेंगे चेंज इन x कितना हो गया, चेंज इन x मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, x फाइनल माइनस x इनिशियल कितना हो गया 3 माइनस 0 आपका कितना हो गया 3 हो गया। डेल्टा y बोलेंगे y फाइनल माइनस y इनिशियल कितना है 9 में से 0 चला गया कितना बचा 9। ठीक है, तो देयरफॉर आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज कितना हो गया डेल्टा y बाय डेल्टा x, यहाँ पे कितना है 9/3, इतना कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज है ना किस इंटरवल में 1 से 3 के इंटरवल में रेट ऑफ चेंज कितना आया 4, और 0 से 3 के इंटरवल में रेट ऑफ चेंज कितना आया आपका 3 आया। तो इस तरह से हम लोग रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। रेट ऑफ चेंज हमने देखा 2 टाइप का, एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो है ना हम लोग क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगले क्लास में हम लोग इसके बारे में एवरेज रेट ऑफ चेंज का ज्योमेट्रिकल क्या मतलब होता है। यदि y और x के बीच आपने ग्राफ दे दिया और आपसे एवरेज रेट ऑफ चेंज पूछा, तब आप कैसे निकालोगे ग्राफ से एवरेज रेट ऑफ चेंज, और फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में बच्चा।